कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। प्रीतम भाई अपना भी राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने हमारी दोनों आकी राम राम। विनोद भाई। हाँ प्रीतम भाई, कल डांगर कितने जा रहा था भाई? डांगर तो भाई देखो उसकी देख रेख तो रखनी पड़े, तो क्या डॉक्टर दौरे? हाँ डॉक्टर दौरे ले गया था, क्योंकि देखो कार्ड है स्वास्थ्य, जब मारे हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा है तो भाई डांगर दौड़ते जरूरी चाहिए ना उसका भी जी। तो क्योंकि कई बार भाई जानकारी हमें सारी नहीं होती, और ऐसी ही एक खास जानकारी हमने हासिल की NDRI करनाल के वैज्ञानिक डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से। और डॉक्टर महेंद्र प्रधान वैज्ञानिक है डेयरी विस्तार में, NDRI में। और क्यों ना भाइयों के साथ भी वो जानकारी साझा करें। तो सबसे पहले किसान वाणी कार्यक्रम में आज ये बातचीत सुन लेते फिर। जी बढ़िया बात करी है तो आपने जी। आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर BS मीणा जी, जो NDRI करनाल में प्रधान वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमें यह बताएं कि जो भी पशुपालक भाई हैं या दूध की डेयरी का काम करना चाह रहे हैं, उनको कौन कौन सी गाय या भैंस पालने के लिए अच्छी नस्लें का चुनाव करना चाहिए? देखिए ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है। आमतौर पर ये कहा जाता है कि जैसा अपन खेत में बीज डालेंगे वैसे उत्पादन होगा, तो ऐसे ही हमारी जो गाय भैंस की अच्छी नस्लें दे रखेंगे हम, तो हमें कम लागत पर अधिक दूध पैदा होगा। यदि हम गाय की बात करें तो आमतौर पर आजकल किसान सभी संकर नस्ल की गाय, जिसे कि आप काली सफ़ेद धब्बे वाली कहते हैं, कर्ण फ्रिज के नाम से जानी जाती है, HF क्रॉस है, वो हम पालते हैं। और इसको 50% से लेके 62.5% तक का ही एक्जोटिक ब्लड इसमें होना चाहिए। यदि इसमें जो संकर नस्ल में विदेश नस्ल का सीमन 72% तक पहुंच जाता है, तो वो कॉमर्शियल फार्मर ही उसकी अच्छी से देखभाल कर पाते हैं। आम किसान आदमी उसकी देखभाल करने में थोड़ी समस्या आती है। यदि हम बात करें देसी गायों की, तो देसी गायों में अभी जैसा आप जानते हैं कि साहिवाल हमारे इस पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश या राजस्थान के एरिए में बड़ी अच्छी दूध उत्पादन में मानी जाती है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में इस समय सबसे बढ़िया किस्म की जो पशु हैं हमारे देश के, हमारे पास हैं। और एक दिन में ये करीब 23 लीटर तक दूध भी हमने रिकॉर्ड किया है। दूसरे नंबर पर हमारे पास गाय आती है गिर गाय, ये भी आजकल किसान भाई बड़े अच्छे पाल रहे हैं। तीसरे नंबर पर आती है थारपारकर, और चौथे पर आती है अपनी हरियाणवी गाय। इनको पालना बड़ा आसान है, ये रफ एंड टफ है, देसी गाय पाल सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये आती है कि इनका हमें उचित बाजार का भाव नहीं मिलता जी। यदि किसान को ये 70 से 80 रुपए कोई ऑर्गेनिक के नाम पे या शुद्ध देशी गाय के नाम पे या A2 के नाम पे दूध बेचें, तो हमें अच्छा भाव मिल जाए, तो इन गायों को पालने में अच्छी लाभकारी मिलेगी। अब यदि भैंसों की बात करें अपन, तो सब जानते हैं कि हरियाणा की मुर्रा से बढ़िया कोई भैंस नहीं है। हालांकि कुछ जो पंजाब के हमारा इलाका है वहाँ पर नीली रावी पाली जाती है। गुजरात में हम बात करें तो गुजरात में भदावरी के साथ साथ जो जाफराबादी है या सूरती है वो पाली जाती है। और जो हमारी यमुना बेल्ट है, यमुना रिवर के आसपास जो भिंड मुरैना से लेके यूपी मथुरा में भी है, वहाँ पर भदावरी पाली जाती है। तो सबसे बेस्ट हम अच्छी नस्ल कहेंगे किसान भाइयों, आप मुर्रा नस्ल ही पालें या मुर्रा नस्ल से ही अपने पशुओं को आगे नए दूध कराएं, जिससे कि आपके घर पर ही अच्छे प्रकार के पशु प्राप्त हो जाएं। डॉक्टर साहब जैसे आप मुर्रा नस्ल की जो भैंस की बात कर रहे हैं, वो मुर्रा नस्ल जो है कितना दूध दे देती है?
देखिए अभी मुर्रा नस्ल का दूध हमारे एनडीआरआई करनाल में जो रिकॉर्ड है 25 किलो 100 ग्राम है, लेकिन अभी हमने देखा है कि झज्जर और रोहतक के किसानों के पास 29 लीटर वाली भी मुर्रा भैंस है। वो क्लेम करते हैं कि हमारी भैंस 29-30 लीटर दूध देती है, पर हमारे एनडीआरआई का रिकॉर्ड 25 किलो 100 ग्राम का है। ऑन एन एवरेज 15 से 20 किलो की अच्छी जो भैंस है वो अपने झज्जर रोहतक जींद एरिया में मिल जाती है। और इसी प्रकार से अगर गायों की बात करें डॉक्टर साहब, तो गाय कौन सी है को अच्छी नस्ल की जो अधिक से अधिक दूध दे, ताकि पशुपालक भाई उसी गाय की जाति को वो पालें? हाँ, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कर्ण फ्रीज, ये जिसे कि एचएफ क्रॉस कहते हैं, उसका रिकॉर्ड हमारे एनडीआरआई करनाल में 46.5 लीटर का रिकॉर्ड है। और अभी जब हमने पिछले साल फरवरी मेला करवाया था, फरवरी 2019 में, तब किसान भाई की एक गाय ने हमारे यहाँ 56 लीटर तक भी दूध दिया है। हम ये कहते हैं कि जो कॉमर्शियल फार्मर्स हैं एचएफ क्रॉस में ही डालें और संकर नस्ल की गाय में एचएफ पालें। जो देसी गाय की बात करें तो अभी जैसे तरावड़ी में एक फार्मर है, तो उन्होंने संकर गाय को शिफ्ट करके वो देसी गाय पे स्विच हो गए हैं, तो उनके पास थार पारकर और साहिवाल नस्ल की गाय है। हमारे यहाँ यदि एनडीआरआई की बात करें तो हमारे जो साहिवाल है उसने 23 लीटर दूध रिकॉर्ड कर दिया है, और गिर ने हमारे यहाँ 22 दिया है, और थार पारकर ने हमारे यहाँ 21 लीटर दूध दिया है। तो डॉक्टर साहब, जैसे एक दुधारू पशु के लिए अच्छा दाना या फिर चारा कितना खिलाएं ताकि वो उसकी जो सेहत है अच्छी बनी रहे और दूध की जो मात्रा है वो भी अच्छी बनी रहे? देखिए आमतौर पे कहते हैं कि जैसा हम कच्चा पदार्थ डालेंगे वैसा ही बाहर हमारा उत्पादन पैदा होगा, तो यही हमारे पशुओं पे भी लागू होती है। ऑन एन एवरेज में बात करूं तो हमें करीब 5 किलो के आसपास सूखा चारा, 18 से 20 किलो के आसपास हरा चारा और 4 से 5 किलो दाना मिश्रण देना चाहिए। इसके अलावा हमें देखना है कि हमारा पशु पहली ब्यात का है या दूसरी ब्यात का है या कितना दूध दे रहा है। शरीर भार के अनुसार हम भी दाना राशन है उसकी गणना करते हैं। मैं एक इसमें छोटा सा आपको बता दूं, जो मैंने 4 से 5 किलो दाने की बात करी है जी, तो दाने में आमतौर पर मैंने देखा है किसान भाई कहते हैं जी हम तो दाना 5 किलो 6 किलो खिला रहे हैं, लेकिन वो बैलेंस दाना नहीं खिलाते, संतुलित राशन नहीं खिलाते। तो किसान भाई चाहे तो अपनी कलम उठा ले, कुछ चीज नोट करना चाहे नोट कर ले। मैं बताता हूँ, मोटा मोटा है कि जो जितने अनाज हैं, चाहे गेहूं है, जौ है, बाजरा है, मक्का है, ये 1/3 ले लें, और 1/3 ले लें खली, चाहे बिनोला खली हो या सरसों खली हो, और 1/3 अपनी चौकर ले लें। इसके अलावा उसमें 2% मिनरल मिक्सचर और 1% साधारण नमक डाल दें। तो ऐसे मिलाकर जब दाना मिश्रण तैयार करेंगे तो इसमें प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, वसा की, मिनरल्स की और नमक की सभी संतुलित मात्रा में पशु को मिलेगी, जिससे कि पशु स्वस्थ भी रहेगा और अधिक दूध देगा। यानी कि एक अच्छा ये संतुलित आहार बन जाएगा। संतुलित आहार बन जाएगा। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब, कई बार हम देखते हैं कि गाय और या फिर भैंस है वो गर्मी में नहीं आती, इसका कारण क्या है? हाँ, ये क्या है कि देखो आमतौर पर जो हमारे पशु हैं उनमें अभी समस्या क्या आ गई है कि हम हरे चारे की खुराक थोड़ी हमने कम कर दी है, जिससे मिनरल्स की डेफिशिएंसी हमारे पशु में पहुंच जाती है। हमें बाहर से पशु ताजा या मोटा दिखता है, लेकिन जो जनन अंग है जिसे कि हम बच्चेदानी कहते हैं, उसके साथ ही एक अंडादानी होती है जहाँ से कि अंडा बन के आता है। तो जब अंडादानी का प्रॉपर विकास नहीं होता है तब वहाँ से अंडा नहीं बन पाता है, तो पशु गर्मी में नहीं आता है। तो उसके लिए क्या है कि जो बाजार में मिनरल मिक्सचर मिलता है, करीब 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रति पशु प्रतिदिन दें, तो ये हमारा इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब, पशु गर्मी में तो आ जाता है लेकिन कई बार वो गर्भ धारण नहीं कर पाता। हाँ, ये आजकल बड़ी समस्या है, खासतौर से संकर नस्ल में। इसमें क्या होता है कि हमारा पशु गर्मी में आ रहा है, गर्भ धारण नहीं करता। इसके 3 मुख्य कारण है, एक किसान खुद है, एक पशु है और एक डॉक्टर है जी। यदि हम पशु की बात करें तो पशु में क्या है कि जब कभी कभी क्या होता है कि अंडा दानी का जो साइज यदि बादाम गिरी से साइज से बड़ा हो गया है तो वह अंडा इमेच्योर होकर आता है, तो वो एक कुशल चिकित्सक को बुला के उसमें जो हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं जिससे कि अंडा पक के आए। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात करें किसान की, तो आजकल किसान भाई जो दूसरे काम में बिजी हैं तो देख नहीं पाते। पशु गर्मी में अक्सर ठंडे मौसम आता है, शाम को 5-6 बजे के बाद से लेकर सुबह 8-9 बजे बीच में आता है। यदि हम पशु को उस समय लक्षण देख लें तो यदि सुबह गर्मी में आया है तो शाम को टीका लगवाएं, शाम को गर्मी लगाया है तो सुबह टीका लगवाएं, तो इससे क्या होगा कि गर्भ धारण का % बढ़ जाता है। तीसरी मैं बात करता हूँ डॉक्टर की, या जो हमें टीका लगाने वाला आता है। हमेशा ध्यान रखें जो टीका लगाने वाला आया है उसके पास कंटेनर में लिक्विड नाइट्रोजन पूरी होनी चाहिए,
और जो नाइट्रोजन से सीमन की स्ट्रा निकाल रहा है वो 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर निकाल के थाइंग करके इंजेक्ट करके पशु के अंदर डाल देनी चाहिए। ना ज़्यादा जल्दी करे ना ज़्यादा देर करे, और गन को भी प्रॉपर वे में रखे। कभी कभी क्या होता है कि गन को जब पशु के अंदर डालते हैं तो वो सीमन यूरिन ब्लैडर में चला जाता है, तो वो जो अच्छा कुशल चिकित्सक होगा वो उसको गाय का जो बच्चेदानी है उसके मुंह जो होता है, इसे हम ओए छिद्र बोलते हैं, उसको क्रॉस करके ही उसमें सीमन डाले तो हमारे इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, एक बात का और जिक्र करते हैं कि पशु जो ब्याह जाता है लेकिन उसके अंदर जेर आ जाती है, तो उस अवस्था में क्या समाधान करें? देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो हार्मोन्स रिलीज करने वाली ग्रंथियां होती हैं वो प्रॉपर से हार्मोन रिलीज नहीं कर पाती, जिससे जो जेर कच्ची होती है वो अंदर सरिस में या यूट्रस में चिपके रह जाती है। तो इसके लिए यूट्राइन इंजेक्शन भी है, लेकिन एक देसी काढ़ा है जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल ने बनाया है। यदि उस काढ़े की मैं मात्रा लिखाऊं आपको तो बड़ी आसानी सी है। 5 चीजें जो आपके रसोई मिल जाती हैं: अजवाइन, बड़ी इलायची, काला नमक, मेथी, सौंठ और सोया। ये सारी 25-25 ग्राम लेनी है। इसमें गुड़ मिलाना है 250 ग्राम और 2 लीटर पानी में गर्म करना है। मैं दोबारा से एक बार लिखवा देता हूँ। देखो जी, अजवाइन 25 ग्राम हो गई, बड़ी इलायची 25 ग्राम, काला नमक 25 ग्राम, मेथी 25 ग्राम और सोया 25 ग्राम, सौंठ 25 ग्राम। ये 6 चीज़ होगी 25-25 ग्राम। इसमें हमने अपना देसी गुड़ मिला दिया 250 ग्राम। इन सब मात्रा को 2 लीटर पानी में उबालना है। जब पानी आधा रह जाए तो इसको ठंडा होने पर पशु को सुबह शाम 2 दिन पिलाएं, तो सारी जो पशु की जो अंदर जननंग में गंदगी है, ब्लड सप्लाई सारा अच्छे से होगा। इससे क्या होगा कि पशु की जेर बाहर निकल जाएगी और दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। कई बार देखते हैं कि डॉक्टर साहब, गाभिन जो पशु हैं उनकी देखभाल हमें किस प्रकार से करनी चाहिए? देखिए, ये एक सबसे बड़ी समस्या है कि कभी कभी हम जो पशु दूध देता है उसकी देखभाल तो करते हैं, लेकिन जो पशु गाभिन हो गया और दूध नहीं दे पा रहा है उसको थोड़ा सा हम ध्यान कम देते हैं जी। एक मोटा मोटा मैं थंब रूल बताता हूं कि ब्याने से 1 महीना पहले और ब्याने के 1 महीने बाद, ये एक ऐसा पीरियड है जब पशु को सबसे ज्यादा बीमारियां लगती हैं और सबसे ज्यादा ध्यान की जरूरत है। इसलिए क्या करें कि जब पशु का ब्याने में 1 महीना रह गया है तो उसको वो खुराक दें जो आसानी से पच जाए, और इस समय हमें करीब 20 मिलीलीटर कैल्शियम की खुराक देनी चाहिए, और जो मिनरल मिक्सर दे रहे हैं वो 40 से 50 ग्राम और एक्स्ट्रा खुराक बढ़ा दें, जिससे कि अंदर के जननांग हैं वो ताकत प्राप्त कर सके, ना जेर फंसेगी, ना ही जो बच्चा पैदा होता है, कई बार देखा है हमने कि कभी पिछले पैर पहले आगे, कभी सिर ऊपर नीचे हो गया, तो इस समस्या पे हम छुटकारा पा सकते हैं। और एक असली बात यह है कि ऐसे पशु को ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी प्रकार का शोरगुल ना हो या दूसरे पशु को नुकसान ना पहुंचा सकें। कोशिश करें कि पशु को छायाधार स्थान हो, हवादार हो और स्वच्छ पानी का प्रबंध उचित हो। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और दें, कई बार देखते हैं कि पशुओं में कुछ रोग आ जाते हैं, वो मुख्य रोग कौन से आते हैं और उनका निदान किस प्रकार करेंगे? आमतौर पर अपने यहाँ हरियाणा में 3-4 बहुत कॉमन से रोग हैं, जैसे खुरपका मुंहपका है, या गड़घोंटू है, या लगड़ा बुखार है, या टिक्स से होने वाला बुखार है। अभी एक लेटेस्ट ब्रुसला भी आ गया है। तो देखिए, इसकी तरफ से क्या है, सरकार समय समय पर टीके लगाती है। अभी भी जैसे ये अपना मार्च का महीना है तो अगले अप्रैल मई में गड़घोंटू के और मुंहखुर के टीके लगने चालू हो जाएंगे। बारिश के मौसम से पहले ये टीके बाजार में भी मिलते हैं और सरकार भी इनको फ्री लगाती है। किसान भाई से मेरा अनुरोध ये है कि समय पर ये टीका अवश्य लगाएं। खुरपका मुंहपका का साल में 2 बार लगता है, गड़घोंटू का साल में 1 बार लगता है, और जो लंगड़ा बुखार है ब्लैक क्वार्टर उसका भी साल में 1 बार लगता है। और एक जो ब्रुसेला बीमारी है जिसके गर्भपात वाला कहते हैं, ये जब हमारी जो कटड़ी है या बछड़ी है, जब ये 4 से लेके 9 महीने के बीच की इसकी उम्र होती है शुरू में, तभी एक इंजेक्शन लगता है, जिससे पूरे लाइफ में दोबारा ये बीमारी नहीं आती। डॉक्टर साहब, कई बार देखते हैं कि जो संकर नस्ल की जो गायें हैं उनमें चिड़चिड़ियों का प्रकोप कई बार ज्यादा देखने को मिलता है। संकर नस्ल की चिड़चिड़ियों का थोड़ी सॉफ्ट स्किन होती है और इसमें चिड़चिड़ियाँ ज़्यादा पनपती हैं। तो इसके लिए एक सबसे कारगर उपाय तो ये है कि हम पूरे गांव को एक साथ लेके चलें। यदि हम अपने पशु पे मान लो कि हमने कोई इंजेक्शन लगवा लिया या दवा छिड़क ली हमने, तो होता क्या है कि जो चिड़चिड़ियाँ हैं, आजकल जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो दिन के समय में जो पशु घर होता है वहाँ जो ईंटों के बीच की जगह है या पास के पड़ोस का किसान है उसके वहाँ चली जाती हैं या वहाँ से आ सकती हैं। तो इसका मेरा मानना है कि हर 15 दिन में
आप पूरे गांव में सिर्फ 2 बार छिड़काव करवा दें, लेकिन ध्यान रहे कि पूरे गांव में करवाना है, जिससे कि चींटियां पूरे गांव के ही खत्म हो, तब जाके हम इसको बचा सकते हैं। वैसे अभी एक लेटेस्ट हमने राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में निर्गुंडी का पाउडर और नीम की पत्ती का एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है, और अभी हम उसको शायद अगले महीने में पब्लिश करने जा रहे हैं। किसान भाई अपने घर पे भी एक स्प्रे बना सकते हैं, जिसको आप पशुशाला में और पशुओं पर छिड़क सकते हैं। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। डॉक्टर साहब, अंत में एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा आपसे कि जो पशुओं से हम अधिक दूध कैसे ले सकते हैं? पशु से अधिक दूध लेने के 4-5 मुख्य बातें हैं। पशु को अपना परिवार का सदस्य समझें। सुबह शाम पशु के ऊपर अपना हाथ फेरते रहें। जब भी चारा डालने जाएं, पशु के शरीर पे हाथ फेरें। दाना चारा स्वस्थ रखें, और जहां पशु की खुरली है उसकी सफाई शाम को अवश्य करें। 15 दिन में जहां हम पशु को पानी पिलाते हैं उस जगह की सफाई करें। ताज़ा पानी का प्रबंध रखें। सर्द हवा और गर्म हवा से पशु के संपर्क में ना आए, ऐसी व्यवस्था करें। साथ में एक पशु चिकित्सक को महीने में 1 बार अपने फार्म पर विजिट अवश्य कराएं, जिससे कि वो जांच सके कि हमारे पशु में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। अंत में एक रामबाण नुस्खा है, हर एक पशु को 40 से 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर प्रतिदिन प्रति पशु अवश्य खिलाएं। जी, तो डॉक्टर साहब, और कोई जानकारी जो हमारे पशुपालक किसान भाई हैं जो डेयरी का काम करते हैं दूध की, तो उनको कोई और जो जानकारी देना चाहते हैं? देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान की जो वेबसाइट है हमारी, उस पर आप विजिट कीजिए। हमने सभी जानकारी का फोल्डर बना के डाला हुआ है। हमने YouTube पे भी डाली हुई है। साथ में हम कोई भी किसान भाई यदि हमें फ़ोन करता है, ईमेल करता है, जो भी उसकी समस्या है, उस समस्या का हम पत्राचार से भी, ईमेल से भी हम उसका रिप्लाई करते हैं, और फ़ोन कॉल सेंटर पे भी कहें तो उस पर रिप्लाई करते हैं। कॉमर्शियल जो किसान भाई यदि कोई ट्रेनिंग करना चाहे तो हम एक वीक की ट्रेनिंग करते हैं कि कैसे किसान भाई कॉमर्शियली लेवल पे अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और भाई ये थे डॉक्टर मीणा। विनोद भाई, हाँ भाई, बहुत ही बढ़िया बातचीत डॉक्टर साहब ने रखी। बिल्कुल। और जो है ये बताया कि NDRI की वेबसाइट पे भी भाई जा सके हैं। ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी इनके पास हैं भाई। फ़ोन पे भी बातचीत कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि किसान भाई इस जानकारी का फ़ायदा उठाएंगे। तो प्रीतम भाई, भेंट वार्ता तो आप बहुत बढ़िया अपना करी डेयरी व्यवसाय मुश्किलें व समाधान के बारे में, और विशेषज्ञ BS मीणा थे, और जो भेंट करता थे कृष्ण चंद। तो कृष्ण भाई ने तो बातचीत करी, तो प्रीतम भाई क्यों ना कल के कार्यक्रम की और मौसम के बारे में भी बता देवे। तो देखिए, कल का जो मौसम ज़रूर लेकर आए थे, लेकिन पहले आज के मौसम की बात कर लेते हैं। आज अधिकतम 29 और न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रहा, और कल के मौसम की बात करें तो अधिकतम 31 और न्यूनतम 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और प्रीतम भाई, जब तक मौसम की बात है, मौसम कुल मिलाकर साफ रहेगा जी। और कल के कार्यक्रम की बात कर लेते हैं। आज है 25 तारीख और कल है 26 तारीख, यानी कि कल है शुक्रवार। और शुक्रवार ने हम जो चर्चा करेंगे, कल चर्चा रहेगी हमारी ग्रीष्मकालीन मूंग की बिजाई में सावधानी। और इसी तरह जो नई फसल, नई उमंग की बात करें तो इसमें हम लेकर आए हैं हरे चारे के लिए जवार की बिजाई। तो प्रीतम भाई, ये बात ना आगे बढ़ा लेते हैं जी। और आगे बात से हमारा जो अभिप्राय है वो आज के लोकगीत से है। तो भाइयों के साथ आइए हम भी सुने हैं ये लोकगीत। तैनो बोली मैं तेरी गैली सलोंगी हो मेरा
कैसी दुनिया के मैं दुखिया और लगाई कोना मोड़ बांध के जाके लाया मकरा किसे ते आई कोना मोड़ बांध के जाके लाया मकरा किसे ते आई कोना देवर दुरानी जेठ जठानी सब मेरे पे मारे डांट धरती के मैं चुकर सो जा सोवन ने गलती खाट दसर पक्का पड़े पीसना थरी साकी के बारा पाट दसर पक्का पड़े पीसना थरी साकी के बारा पाट तेरी माँ खपर भरणी हो मन आदि राखे जगावे तेरी गले चलूंगी हो मेरा गले पुगावे दुख पागी हो सारा कुर्बा मारे से मेरी जान मरण में आई हो तेरे छोटे भाई ने मारी मेरे चोट कसूती लागी हो तेरे छोटे भाई ने मारी मेरे चोट कसूती लागी हो फिर बका सका के मरे पिटवावे जैसा की बदकार हो जय तू चाहे जोगा होते तो कर खानू मार हो मेरे कर्मा में कड़े दरिया था तू अनपढ़ मूड गवार हो मेरे कर्मा में कड़े दरिया था अनपढ़ मूड गवार हो जिसे ने अरे भाई ये थे पालेराम और साथी मैं तेरी गैल चलूंगी ये लोकगीत आपने सुना। और आज की जो खास दूसरी चर्चा हम लेकर आए हैं चने के मुख्य कीट और उनकी रोकथाम। विनोद भाई, हाँ भाई, भाई प्रोटीन की जरूरत तो सारे ने है, बिल्कुल भाई, लेकिन किसान ने मंडी में भी बेचना है। तो जो MSP चने का तय है वो है 5100 रुपये। अच्छा, MSP बढ़िया है, 5000 से ऊपर 1 क्विंटल का रेट निकाल दिया। और मुख्य दलहनी फसल है। पहला जो इसमें कीट आता है वो है फली छेदक कीट। और भाई दलहनी फसलों का बड़ा हानिकारक कीट है। चने की फसल ने ज़्यादा नुकसान पहुँचावे है। सुंडी जो ये है वो हरे रंग की होवे, शरीर पे लंबी धारियाँ और प्रोड जो है पतला हल्के भूरे रंग का। मादा कीट अपने अंडे पत्तियों, फूलों और फलियों पे दे हैं। अंडों से 4-5 दिनों में सुंडियाँ निकल जाएं। जो पौधे की जो पत्तियां हैं, कलिकाएं हैं, उनको खाना शुरू कर दे। पर बाद में भाई टाट लगने पे टाट को छेद के उसके अंदर दानों को भी खावे है और टाट ने अपनी खोखली कर दे है। बाद में वो सूखी जानी है।
एक सुंडी अपने जीवन काल में 30 से 40 टन को नुकसान पहुंचा दे है। तो प्रीतम भाई इसकी प्रबंध की बात करें तो जब खेत खाली होता है उस टाइम हमने खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए जी ताकि जमीन में मौजूद इस कीट की अच्छी तरह वो नष्ट हो जाए जी। तो इसी तरह अगर जो कटवा सुंडी की बात करें तो जो कटवा सुंडी है इस कीट की जो सुंडी शाम को अंधेरा शुरू होते ही चने के उगते हुए पौधों को या भूमि की सतह तय या फिर पौधों की शाखाओं को काटकर नुकसान पहुंचावे जी। जिस तक पौधा सूख कर वो खत्म हो जावा है। और इसकी जो सुंडी के रंग की बात करें प्रीतम भाई तो इसकी सुंडी का रंग जो भूरा होया करे तो इस कीट की एक विशेष बात यह भी है कि यो जो खाता कम है और नुकसान ज़्यादा पहुँचावा है और प्रौढ़ अपने अंडे रात के टाइम में पत्तियों तनों और कदे कदे तक भूमि में भी देवे है। तो इन अंडों से 8 से 10 दिनों में सुंडियाँ निकलती है जो कि पंक्तियों को खाती है। और प्रबंध की बात करें तो इस कीट की रोकथाम तय हमने 80 मिलीलीटर फेनवालारेट 20 EC या फिर 50 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन 25 EC या फिर 150 मिलीलीटर डेकामेथ्रिन 2.8 EC को 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिड़कर अथवा हमने 10 किलोग्राम 0.4% फेनवारलेट दौड़ा प्रति एकड़ के हिसाब से इसमें दुड़ना चाहिए। और भाई डिमक भी लगा है 1500 मिलीलीटर क्लोरोपाइरीफास 20 EC ताकत की पानी में मिला लें, 2 लीटर घोल बना लें और इस घोल को 100 किलोग्राम बीज पे छिड़क के अच्छी तरीके से मिला के बीज को बोना चाहिए। इससे डिमक से भाई बचाव कर सके हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और विनोद भाई, कार्यक्रम किसान वाणी का समय समाप्त होता हुआ, भाइयों से इजाजत लें। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।